बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो भातों। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साहिब जी, श्रृंगार ग्रंथ में हम नैनों का अति सुंदर वर्णन सुन रहे हैं। इससे पहले हमारे बीच अमिता जी, वो अपना एक भाव रखेंगी। अमिता जी। बोलो श्री प्रणाम जी प्राणनाथ अमिता जी। प्यारे प्रणाम। की जय। सद्गुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारू यातन, टूक टूक कर डारू यातन। ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी। मुझे देखते सैयल मेरी,
मुझे देखते सैयाल मेरे कईयों जीत के बाजी हारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हुनारी कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हुनारी आत्म मेरी निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहजे ही पार उतारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी कायम सुखकारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी टूक टूक कर डारू यातन टूक टूक कर डारू यातन ऊपर कुंज बिहारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी मुझे लगता है आप शुरू करो। बंद हो गई। हाँ जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 14 चौपाई 45 14 ही है ना सोच दीदी। हाँ जी सुंदर सा जी 14 प्रकरण है और 45 अपनी चौपाई है। ए बलवान सहज के जो कदी मारे दिल में ले ना जानो तिन आशिक का कौन हाल होवे ए। प्रेम के ये बाण स्वाभाविक ही शक्तिशाली है। यदि कभी धाम धनी अपने दिल में लाड लेकर इन बाणों को चला दें तो पता नहीं आत्माओं का क्या हाल होगा।
अच्छे से सुनेंगे, अच्छी, बहुत ही गहरी बात है। उस समय धनी के प्रेम रूपी सागर के बहाव में सखियां इस प्रकार बह जाएंगी कि उन्हें अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहेगा। इसके ऊपर वाली चौपाई में नैनो के तीर त्रिगुड़ा का वर्णन हमने सुना था, तो थोड़ा सा लिंक ले रहे हैं। और फिर है ए बलवान सहज के, तो प्रेम के ये बाण जो तीर चलाते हैं राजी, स्वाभाविक ही शक्तिशाली है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, जो कदी मारे दिल में ले, ये वाली अलग बात है। और त्रिगुड़ा तीर जो चलाया वो अलग। फिर क्या कह रहे हैं, यदि कभी धामधनी अपने दिल में लाड लेकर इन बाणों को चला दे, तो पता नहीं आत्माओं का क्या हाल होगा। तो क्या हाल होगा कि वो प्रेम रूपी सागर के बहाव में सखियां इस प्रकार बह जाएंगी कि उन्हें अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहेगा। ए बाण टेढ़े अव्वल के और टेढ़े लिए चढ़ाए, खैंच टेढ़े मारे मरोर के, तो क्यों न आशिक टेढ़ाए। धनी के ये प्रेम रूपी बाण शुरू से, अव्वल मतलब शुरू से, यानी कि परम धाम से ही तिरछे हैं। वे अपनी भौं रूपी धनुष पर इन्हें तिरछा रख कर चढ़ाते हैं। फिर पलकों रूपी प्रत्यंचा, उसको कहते हैं डोरी को भी तिरछा खींच कर बाण मारते हैं। ऐसी स्थिति में जिस आत्माओं को ये बाण लगेंगे, तो वे भी तिरछी क्यों नहीं हो जाएगी। भावार्थ में बहुत अच्छे से स्वामी जी ने क्लियर करा कि इस चौपाई में धनी के प्रेम रूपी बाण को टेढ़ा कहने का कारण क्या है कि जब वह अंदर प्रवेश कर जाता है तो निकलता नहीं है। सीधा बाण तो शरीर से बाहर निकल जाता है, किंतु टेढ़ा नहीं निकलता। इसी प्रकरण की 39वीं चौपाई में हमने ऊपर पढ़ा था कि बाण जो होता है ना, शरीर के पार निकल जाने का वर्णन है। और चौपाई 41, 42, 43 में सीने में ही धसे रहने की बात कही गई है। इसका मुख्य कारण यह है, अब कारण बता रहे, हमने पढ़ा था ना कि वो बाण निकल जाता है, तो इसका कारण क्या है कि चौपाई 39 में बाण की गति की तीव्रता का वर्णन है कि इतना तेजी से निकलता है कि वो शरीर से बाहर हो जाता है। इसकी गति इतनी तीव्र है कि यदि किसी का शरीर सामने आता है तो वह अपनी तीव्रता से छेद कर निकल जाएगा। इसका फिर मीनिंग बताया कि छेद कर निकल जाने का क्या मतलब है, अर्थात प्रेम की आंधी में माया की हर वस्तु उड़ जाएगी, सारा संसार हमें सारहीन लगने लगेगा। ठीक है। दूसरा कारण, टेढ़े बाण का सीने से ना निकलने का क्या भाव है।
है ना, कि जो धनी के प्रेम रूपी बाणों से बिंद बिंद जाता है, वह उसके मीठे दर्द में, वो आत्मा उस बाण के मीठे दर्द में इतना खो जाती है कि उसे अपने शरीर और संसार का जरा भी ध्यान नहीं रहता, और वो आत्मा पल पल युगल स्वरूप की शोभा में डूबी रहती है, और समस्त संसार उसके लिए अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लगता है। इसे सागर ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई 92 में भी इस प्रकार कहा गया है। कैसे? कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, तो कहूं जाए ना सके, पड़या इश्क के कैद। पहले अर्थ पढ़ लेते, फिर इस चौपाई को खोलूंगी। प्रेम रूपी बाण को टेढ़ा कहने का यही आशय है, अपने इश्क के दरिया यानी कि प्रेम के सागर में आत्माओं को डुबो देने की भावना जो धामधनी के दिल में पैदा होती है, वह ही धनुष पर बाणों को तिरछा रखना है। एक एक चीज में गहराई है कि जो धनुष पर बाणों को तिरछा रखने का क्या मतलब है कि धामधनी के दिल में क्या इच्छा होती है कि आत्माओं को प्रेम के सागर में डुबो दो, फिर अपने अनंत सौंदर्य से आत्माओं की दृष्टि को इस तरह से बांध लेना कि वो पल भर के लिए भी संसार की ओर ना देखें। प्रत्यंचा को तिरछा खींच कर बाण छोड़ना है। जो नीचे वाला धागा होता है ना, वो भी जब खींचता है तो वो भी टेढ़ा हो जाता है, तो तिरछा खींच कर मारते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अपनी आत्माओं को अनंत सौंदर्य से इस तरह से बांध लेते हैं राजी, अपनी सौंदर्य में इस तरह से खींच लेते हैं कि संसार उनको अच्छा ही नहीं लगता। एक तो इस तरह से धनुष को तिरछा करके मारना, और जो नीचे वाला जो धागा होता है ना, वो भी तिरछा करके मारना, ये दोनों का भाव बताया है। फिर क्या होता है? धनी के प्रेम बाणों से बिंधी हुई आत्मा, बिंधी हुई आत्मा रूपी मछली प्रेम के सागर में क्रीड़ा करने लगती है। जब वो बिंद जाती है तो प्रेम के सागर में क्रीड़ा करने लगती है। अब वो किसी भी स्थिति में संसार रूपी खारे जल में नहीं घुसना चाहती। फिर ये आत्माओं को, ये स्थिति जब हो जाती है तो इसी को आत्माओं को टेढ़ा होना कहा गया कि आत्मा भी टेढ़ी हो गई, अर्थात संसार के कर्म कांडों का परित्याग करके प्रेम की राह पर चल पड़ी। क्लियर हुआ सुंदर साथ जी? दोबारा पढ़ो जानकारी। हाँ जी चांद दीदी, उनको खोल दो तो अपन इस बात को, बहुत गहरी बात है। ये धीरे धीरे देखो, किया कर। ये देखो एक एक चरण को, ए बाण टेढ़े अव्वल के और टेढ़े लिए चढ़ाए।
खैंच टेढ़े मारे मरोर के, तो क्यों ना आशिक टेढ़ाए। इसमें 4 चीजें स्वामी जी ने पहले उसका अर्थ बताया, फिर उसका भावार्थ बताया कि इसका मतलब क्या है, कि टेढ़े बाण और टेढ़े लेके चढ़ाते हैं, फिर उसकी जो डोरी है वो भी टेढ़ी मारते हैं, फिर आशिक भी हम रूहें भी वो टेढ़ी हो जाती हैं। पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। धनी के ये प्रेम रूपी बाण परम धाम से ही तिरछे हैं। क्लियर होगी ना। फिर वो अपनी भौहों रूपी धनुष पर, ये भौएं बनती हो क्या बन गई, धनुष पर तिरछा रखकर चढ़ाते हैं, तो तिरछी हो जाती है ना ये भौएं। अब क्या है, ये जो पलके है ना, वो जो डोरी को भी तिरछा खींच लेते हैं, आंखों को तिरछा खींच कर बाण चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस आत्माओं को जो ये बाण लगेंगे तो वो भी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, उसकी अब स्थिति वैसी हो जाती है। हाँ स्थिति वैसी। फिर उन्होंने बताया कि टेढ़ा होना ये है क्या। भाई शब्द टेढ़े कह रहे हैं, तो टेढ़ा का क्या मतलब है। तो टेढ़े होने का क्या मतलब है कि जो बाण को टेढ़ा मारा उसका क्या मतलब है कि जब वो आत्मा के अंदर प्रवेश करता है तो निकलता नहीं, सीधा बाण तो शरीर के बाहर निकल जाता है। किंतु ये ना तीर जो होता है ना, जो सीधा तीर होता है ना, वो तो निकल जाता है आगे, लेकिन जो हाँ तिगना होता है उसके आगे तीर बना होता है, वो तीर, चला जाता है, वो निकलता नहीं है, वो से निकल ही नहीं सकता। सरोज बहन जी, जो आप बता रहे हो ना, वो हाँ, अगर ये बाण ऐसा जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि अंदर जब घुस जाएगा तो उसको यो निकले। बाहर खींच निकाल पाओगे, खींच के हाँ, बाहर नहीं निकाल पाओगे। नहीं पर निकलता। ये राजी कह रहे हैं नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो टेढ़ा है ना, अगर उसको टेढ़ा। निकालोगे तो अपने साथ और कितना खींच के लेके आएगा। पर ये हाँ, राजी कह रहे हैं ये बाण ही टेढ़ा है। तो हम्म, टेढ़ा जब अंदर जाएगा, पहले तो जाएगा मुश्किल से, जाएगा तो धंस जाएगा, वो धस पार निकलेगा नहीं ही नहीं। होगा। अंदर के अंदर ही, ना आर ना पार, ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा। तो ये बहुत सुंदर वर्णन किया है। और आपने प्रश्न बनाने का कहा, वो मैं लिखने लगी इसलिए इतने ध्यान से सुन नहीं पाई, अब अंदर दिल में गया पूरा अच्छी तरह से। ठीक है। तो मैं, हाँ अब जी, अपन बहुत को सुंदर, बहुत 39वीं सुंदर। चौपाई जब हमने पढ़ी थी तो उसमें ये था कि ये बाण शरीर के बाहर निकल जाता है, तो इसका क्या मतलब है। और 41, 42, 43 में क्या है कि वो धस जाता है। धंसा जाता है। तो जो निकल जाता है तो उसमें क्या कहा राजी महाराज ने कि बाण की गति की तीव्रता, यानी कि बहुत तेजी से कितना जाता है, तेज है, और तेजी से तेज जाता है, है। तेजी से जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि शरीर सामने नहीं आता और वो छेद कर निकल जाता है। तो हमारे लिए ये संसार जो होता है ना, वो सारहीन लगने लगता है, हर वस्तु माया की उड़ जाती है, इतना तेज होता है रांची का बाण, बहुत बहुत ही सुंदर है ना। और फिर टेढ़े, अब क्या है, ये टेढ़े बाण का सीने से ना निकलने का क्या भाव है कि जो धनी के प्रेम रूपी बाणों से बिंध जाता है तो वो मीठा इतना दर्द होता है ना, वो रूह उसमें खो जाती है कि उसे अपने शरीर और संसार का जरा भी ध्यान नहीं रहता, और वो रूह पल पल युगल स्वरूप की शोभा में डूबी रहती है, और समस्त संसार उसके लिए अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी लगता है। तो ये बाण टेढ़े का मतलब। है। अब सागर में ये चौपाई कही गई है, इसका अर्थ अभी हम पढ़ेंगे। तो प्रेम रूपी बाणों को टेढ़ा कहने का यही आशय है, अपने इश्क के सागर में आत्माओं को डुबो देने की भावना जो धामधनी के दिल में पैदा होती है, बहुत सुंदर, बहुत ही जो सुंदर। राजी के दिल में इच्छा होती है तो वो होती है, बाण को तिरछा करके, वो प्रत्यंचा को टेढ़ा करते हैं। जब अत्यंचा राज्य के दिल में इच्छा होती है ना, तो वो प्रत्यंचा मतलब पलकों को जो टेढ़ा करते हैं ना, वो उनके दिल में इच्छा होती इच्छा होगी, है। है ना।
और फिर अपने अनंत सौंदर्य से आत्माओं की दृष्टि को इस तरह से बांध लेते हैं कि पल भर के लिए भी वो आत्मा संसार की ओर ना देख सके। तो ये अपना जो प्रत्यंचा होता है वो तिरछा खींच कर बाण छोड़ना, ये वाला ये प्रत्यंचा ये राजीव बाण ही तो चला रहे हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये बाणी है। बाण ही तो चल रहे हैं उनके हाँ अंदर तक मम्मी, जो अभी खोलती हूँ मम्मी आपको भी। धनी के प्रेम बाणों से बिंदी हुई आत्मा रूपी मछली प्रेम के सागर में फिर वो क्रीड़ा करने लगती है। तो अब वो खारे जल में थोड़ी ना घुसना चाहेगी, नहीं जाएगी। है ना। तो वो आत्मा भी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी से मतलब कि वो इसी लोगों की टेढ़ेपन नजरों में ही में रहना टेढ़ी। पसंद हाँ, करेगी। लोग तो उसको टेढ़ा ही कहेंगे ना, जैसे टेढ़े हो गए हैं, जब कुछ पागल करते हो ही गई नहीं, है, माया पागल हो का गए उसको हैं। ध्यान नहीं है, ना बच्चों का ध्यान ध्यान है, ना नहीं। परिवार का ध्यान है, यही कुछ होगा। और फिर लोग तो पागल ही कहेंगे ना कि टेढ़ी हो पागल ही गई। कहेंगे। तो प्रेम की राह पे वो चल पड़ेगी, कर्म कांडों को छोड़कर धनी की जो प्रेम की राह है उस पे चल पड़ेगी। आंधी का भी ऊपर ना, आंधी का भी एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया स्वामी जी ने। बहुत जैसे कि बहुत। दुनिया की भी यहाँ पे आंधी चलती है तो इतने बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, हम्म पेड़ तने समेत टूट जाते हैं। तो हम्म जैसे प्रेम रूपी आंधी चलेगी उसका कुछ नहीं रहेगा फिर। हम्म। हाँ जी सब मम्मी, उड़- अब बोलो। मैं ये कह रही हूँ, ये जो बाण इतना तेज हमारे अंदर छाती में घुस जाए और वो निकलता नहीं है, क्यों? कि माया से दूर हो जाते हैं और उस प्रेम रूपी बाण से ही हम माया छोड़ देते हैं, संसार छोड़ देते हैं, और वो बाण ऐसा लगता है कि वो निकलता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि टेढ़ा बाण नहीं निकलता, अगर सीधे जबरदस्ती भी निकालो तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये संसार प्रेम से बंधा हुआ है, प्रेम से हमारा शरीर बंधा हुआ है, उसी से ही हम कुछ कर पाएंगे। ये बाण ऐसा है, तीर की तरह चुभ रहा है, और वो जो वो कर सकेगा, इसकी आत्मा इस संसार से दूर हो जाएगी और वो कुछ प्राप्त कर देगी। ये ऐसा बिल्कुल। टेढ़ा बाण है। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे चले। चौपाई चौपाई लेते हैं। दिखाती थी ना सागर की। हाँ जी, वो निकाल लेती हूँ मैं, ये वाली चौपाई। ये चौपाई का नंबर नहीं पता, आप निकालो, कोई सुंदर सा ढूंढ सकते हैं तो निकाली, निकाल लीजिए। मैंने है? निकाली हुई है। निकाल, आप अर्थ पढ़ो, आप पढ़ो अर्थ। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, सो कहूँ जाए न सके, पड़या इश्क के कैद। मूल मिलावे का ध्यान कभी भी निष्फल नहीं जाता, उस पर धनी की मेहर अवश्य होती है। जिसने भी शिवराज जी की कुछ भी शोभा अपने धाम हृदय में बसा ली होती है, वह कभी भी धनी को छोड़कर अन्यत्र माया या देव पूजन में कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो अक्षरातीत के प्रेम में कैद हो गया होता है। कैद होने का ही बताया है ना, जो पड़या इश्क की कैद। अक्षरातीत के प्रेम में कैद हो गया होता है। भावार्थ में क्या कहते हैं स्वामी जी? श्री राज्य का भेद लेने का तात्पर्य होता है उनकी शोभा को दिल में बसा लेना। कछुलिया भेद ना, कछुलिया हक का भेद, उसका मतलब है श्री राज्य का भेद लेने का तात्पर्य होता है उनकी शोभा को दिल में बसा लेना। यहाँ दिल के भेद लेने का प्रसंग नहीं है। दिल के भेद केवल मार्फत की अवस्था में ही लिए जा सकते हैं। युगल स्वरूप का ध्यान ही माया से बचने एवं अपने अंदर इष्ट प्रेम पैदा करने का एकमात्र साधन है। बिल्कुल। एक तो मधु भाभी को खोल दो, राज दीदी को उन्होंने मैसेज किया, वो भी कुछ बोल रही हैं। मधु भाभी, आप क्या कह रहे हो? किरण दीदी, आप भी कुछ कह रहे हो? राज दीदी,
आपने लिखा है, आप भी बोलो। प्रणाम जी। मैंने तो यही कहा कि वास्तव में जब रोज में इतना करक हो जाती है दर्जी के टेढ़े बांध में, तो उसमें मस्त हो जाती है फिर। तो उसकी चुपाई है ना कलश हिंदुस्तानी की। विरहन गिरी तो उठ ना सकी, रही मूल अंकुर भराए। आंधी आई विरह की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। विरहन गिरी तो उठ ना सकी, रही मूल अंकुर भराए। मतलब वो राज्य के इश्क में इतना गर्क हो जाती है, तो फिर उसको संसार की तो होश ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मधु भाभी। राम जी, सुंदर साहब जी, मैं तो कह रही थी मीनू भाभी चौपाई नंबर ऊपर दिया हुआ था शायद पैराग्राफ में, आप कह रहे थे ना ये रहा। हाँ ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अंदर ये इतनी चुपाई गहरी है, मैं तो इसी में खो गई ये वाली, तो नंबर पढ़ ही नहीं पाई। हाँ जी ठीक है, चुपाई का अर्थ हमने पढ़ लिया। किरण दीदी आप कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मैं चौपाई का अर्थ नहीं मिला तो मैं मुझबानी बता देती हूँ, मुझे तो ऐसे ही ठीक है पता था। निकाल दिया, निकाल दी थी। हो ठीक गया। है ठीक है, चलते हैं आगे। कहे गुण श्री महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के। अपार गुण गिनती मिने, क्यों कर आवे ए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, श्री राजी के ये अति मनोहर नेत्र अनंत प्रेम के रस से भरे हुए हैं। मैंने तो इनके गुणों का नाम मात्र ही वर्णन किया है। धनी के नेत्रों के गुण तो अनंत है, इन्हें किसी प्रकार से गणना की परिधि में नहीं रखा जा सकता, अर्थात इन्हें किसी प्रकार से गिना नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण 14 नेत्रों का ये चौपाई 800 ये पूरी हो गई है। 47 हाँ आप ये नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं हम। हक महबूब की नासिका। इस प्रकरण में श्री राजी की नासिका के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। गौर निर्मल नासिका, शोभा न आवे माही सुमार। आशिक जाने मासूक की, जो खुले हुए पट द्वार। श्री राजी की नासिका अत्यधिक स्वच्छ है और गौर वर्ण की है। इसकी शोभा की कोई सीमा ही नहीं है। धामधनी की इस नासिका की शोभा को मात्र वे आत्माएं ही जानती हैं जिनके ऊपर माया का पर्दा हट चुका होता है और उनके आत्मिक नेत्र खुल गए होते हैं। मलिनता से युक्त कोई भी अंग गोरा होते हुए भी सुंदर नहीं हो सकता। इसीलिए श्री राजी के किसी भी अंग के सौंदर्य वर्णन में गोरेपन के साथ साथ स्वच्छता का भी वर्णन किया गया है। जिन्होंने अपने आत्मिक नेत्रों से श्री राजी की अति सुंदर नासिका की शोभा को देखा है, एकमात्र वे ही इसके वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। तो मलिनता क्या होती है किरण दीदी, एक बार ये क्लियर कर दो, मलिनता और स्वच्छता। जैसे कि कामनाओं से भरा हुआ चेहरा, विषय विकारों से भरा हुआ चेहरा, मलिनता वही मलिन हो जाता है ना। और कोई दूसरा कोई गंदा चेहरे की बात नहीं की गई यहाँ पर। बिल्कुल। निपट शोभा है नासिका, सोहे तैसा ही तिलक।
और नहीं इनका नमूना। ए स्वरूप अरस हक, प्रीतम अक्षरातीत की नासिका की शोभा अनंत है। इसी के अनुरूप तिलक की भी अद्वितीय शोभा हो रही है। परमधाम में विराजमान श्री राज्य के इस सौंदर्य को किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। तो कोई सुंदर सा तिलक का भी वर्णन कर दो, और आनंद आ जाएगा कि कैसा बना हुआ है। हाँ जी सुंदर साथ जी, तिलक कैसा बना हुआ है? सुनीता दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जितना सुंदर स्वरूप पिया जी का मुखार बिंद है, उतना ही सुंदर उस पर तिलक शोभायमान हो रहा है। तिलक की शोभा कैसी है कि नासिका से लेके अर्ध नीलाट तक, ये यहाँ तक यू शेप में ऐसे करके कंचन रंग का तिलक है, और चारों तरफ छोटी 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 करकरी है, और बिल्कुल मध्य में दो भ्रकुटी के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं वहीं बीच में लाल बिंदी है। एक मिनट, मैंने आपको पिन किया, दोबारा से हाथ लगा के और बताओ। हाँ जी सुंदर साथ जी, राजी महाराज की सुंदर स्वरूप जो मुखारबिंद की शोभा का वर्णन हो रहा है, तो जितना सुंदर उनका मुखारबिंद है, उतना सुंदर ही उनका जो उस पे तिलक है कंचन रंग का, वो शोभायमान हो रहा है। तो वो तिलक कैसा है कि यहाँ से अर्ध नासिका से लेके अर्ध नीलाट तक ऐसे यू शेप में बना हुआ है, और वो उसका रंग कैसा है, कंचन रंग का। मतलब सोने को 16.5 बार तपाओ तो वो कंचन रंग का बनता है। तो उस तरह से वो कंचन रंग का तिलक है, और उसके चारों तरफ छोटी 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 बिंदियां टाइप करकरी बोलेंगे उसको, वो है। और मध्य में दोनों भौं के बीच में जो यहाँ पे लाल बिंदी है, भ्रकुटी जहाँ पर है वहां पे लाल बिंदी शोभायमान है। ऐसा सुंदर तिलक प्रीतम के मुखारबिंद की शोभा को, तिलक शोभा बढ़ा रहा है या राज्य महाराज का मुखारबिंद तिलक, दोनों अरस परस हो रहे हैं। हाँ जी सोनिया जी, आप क्या कह रहे? नाम जी दीदी, दीदी करकरी किसको कहते हैं? छोटी छोटी बिंदी, वे किस हाँ, रंग जो की है दीदी? ये करकरी तो ऐसे कोई उसका अलग से रंग नहीं बताया हुआ है, नूर में ही है, नूर में ही है वहां तो हर चीज। तिलक का जरूर बताया कि कंचन रंग का तिलक है, बाकी दीदी बताएंगी, किरण दीदी। और अंदर की बिंदी भी बताइए, लाल रंग की बिंदी है, कंचन रंग का तिलक है, और करकरी तो नूर में ही होनी चाहिए। जैसे दुल्हन के भी लगती है ना बिंदियां, दुल्हन को हाँ जी, हाँ सजाते हैं जी। तो बिंदी, हाँ वो वाली। ठीक है दीदी। ओ बाकी किरण दीदी बताएंगे जी। नहीं नहीं, सुनीता ठीक बता रहे। मैं भी यही कहने वाली थी कि दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, तो ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी बिंदियां लगाई जाती हैं, उसी को ही करकरी कहते हैं। नहीं, वो कलर रंग पूछ रही है, और रंग अलग रंगों की, अलग अलग रंगों की है, अलग अलग रंगों की। कितना आनंद आ गया। अलग 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 रंगों की। ठीक है, आगे चलते हैं। कई खसबोए अरस की लेवत है नासिका, दो नैनों के बीच में शोभा क्यों कहूं सुंदरता। यह नासिका परमधाम की अनेक प्रकार की सुगंधों का रसपान करने वाली है। दोनों नेत्रों के बीच सुशोभित होने वाली इस नासिका की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं? मेरे लिए यह संभव ही नहीं है। तो अनेक प्रकार की सुगंधों का रसपान करती है, इसका क्या मतलब है? कई खुशबुएं अरस की। हाँ जी मधु भाभी।
ममता, उसके बाद आप खोल लेना। हाँ जी परम ममता। धाम में तो हर एक चीज में ही सुगंधी है ना, सुगंधी तो गुण है परम धाम का। तो जहां से भी देखो सुगंधी आएगी, तो वो हर तरफ से जो सुगंधी आ रही है, तो उसी के लिए कहा गया है कि अनेक प्रकार की सुगंधियों का रस पान करते हैं। फूल है तो सुगंधित है, जमुना जी है तो सुगंधित है, वहां की हर चीज चेतन है और उसमें सुगंध भी है। तो अनेक प्रकार की सुगंधी का रस पान करने वाली है। ममता आप भी बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हम्म, करकरी सरकार ने बताया था कि करकरी जैसे सोने की ग्लिटर नहीं होता, ग्लिटर हम्म, वैसे गोल्डन कलर में है, जैसे मैंने सोना भी चूर चूर करके लगाया हो, बॉर्डर बनाया हो बिंदी की। ठीक है। सरकार मीनू ने भाई चर्चा में ऐसा ही बताया कि सोने की, हाँ, करकरी वो है जैसे ग्लिटर होता है ना गोल्डन कलर का, सोने का, उस तरह से है। हम्म, बाकी पता नहीं, हाँ हाँ कोई बात चेंज तो नहीं। करते ही होंगे धनी। बिल्कुल। क्या कह रहे हो मधु भाभी? मैंने कहा मैंने भी कहीं पढ़ा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि पीले रंग की जो स्वर्ण कलर की करकरी जो है ना, वो पीले रंग की है। बाकी हम्म, वहां तो अच्छा बसंत भाई ने परिवर्तन लिखा में बदलती है, रूह को हेम जैसा नजर। हम्म, हेम रंग की, वो भी सोने की हो गई ना, बसंत हम्म, भाई ने, वही होगी ना। बिल्कुल। सबके भाव चले गए ना सबके जिंदगी में, भाव, हाँ। बिल्कुल। जैसे जिसके दिल में। उनकी नासिका के कारण ही हर परम धाम की हर शय में खुशबू है ना सुनीता दीदी? वही, जैसे ये नासिका में दो छिद्रों का वर्णन आता है ना, जैसे एक ये है एक ये है। तो एक नासिका से जब धनी अपनी नासिका से खुशबू आती है तो उससे पूरा परम धाम महकता है। जब वो नासिका से खुशबू मतलब सांस तो वहां क्या लेना और छोड़ना, कि जैसे वो सांस लेते हैं तो पूरे परम धाम की खुशबू उनके अंदर आ जाती है, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो उसी नासिका से महकते हुआ पूरा परम धाम महक जाता है। ये मतलब है कि दो छिद्रों का वर्णन जो है कि एक नासिका से, अभी जैसे आ रहा है ना कि पूरे अनेक प्रकार की सुगंधी लेते हैं, तो एक नासिका से जब श्वास लेते हैं तो फिर तो पूरे परम धाम की सुगंधी ही, चाहे वो फूल बाग हो, जैसे अभी जमुना जी हो या बड़ो बन हो, या यहाँ तक कि हिंडोले भी हो, चांदनी हो, चंद्रमा हो, तो वो सारी सबकी खुशबू राज्य के अंदर ही समाती है। और जब वो श्वास अंदर छोड़ते हैं मतलब, तो पूरा परम धाम ही महक जाता है उनकी नासिका से। परस परस सुख है। बिल्कुल। वही मेरे दिल में आ रहा था कि क्या मतलब अंदर और गहरी बात क्या हो सकती है। ठीक है, पढ़े आगे। रंग उजलाई अरस की, झाई झलके कंसूब बका, देत सलूकी कई सुख, रो नैन को नासिका। धामधनी की नासिका में परम धाम के नूरमयी गोरेपन की उज्जवलता है। इस रंग में लालिमा भरी आभा अखंड रूप से झलकार कर रही है। नासिका की ये अलौकिक सौंदर्य आत्मा के नेत्रों को अनेक प्रकार से आनंदित करता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि जब पंच भौतिक तन की उज्जवलता में लालिमा का मिश्रण इतना सुंदर होता है, तो श्री राज्य की उस नूर नासिका के उस अनंत सौंदर्य की सहज ही कल्पना की जा सकती है, जिस नूर के एक कण के तेज में करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। क्या कह रहे हो चांदी जी? मैं कह रही हूँ एक बार फिर से पढ़े। हाँ, वो ये कह रहे हैं, भावार्थ पढ़ लो, है ना, कि यहाँ की पंच भौतिक तन की जब वो उज्जवलता में कहते हैं ना रेडिशपन मिला होता है, तो वो वही कितना सुंदर लगता है कि लाल लाल होठ, लाल गाल उज्जवलता में लिए हुए। तो श्री राज्य की
उस नूर नासिका के उस अनंत सौंदर्य की कल्पना ही नहीं हो सकती, सहज ही कल्पना की जा सकती है। क्योंकि जिस नूर के एक कण के तेज में करोड़ों सूर्य छिप जाते हो, एक कण के, तो राज्य की हम करोड़ों एक हाँ, सूर्य भी नहीं, करोड़ एक एक कण सूर्य, करोड़, करोड़ों सूर्य। तो फिर कैसे कल्पना की जा सकती है। उदाहरण ही दिया ना कि वो सुंदर लगता है, लेकिन राज्य का तो वो फिर वो चितवन का ऊपर ही जोड़ जाता है ना, कि हमारे दिल में वो तड़प हो कि हम चितवन करें और राज्य की देखेंगे, देखें। जिन्होंने देखा है उनसे तो हो नहीं रहा वर्णन। हाँ, तो इसलिए हर रोज जो चितवन करेगी उसका आनंद ले लेगी। ए छब फब कोई भांत की, नीलाट तिलक बीच नैन। अब कोई भांत आ गया। ए आशिक नासिका देख के, पावत है सुख चैन। श्री राजी के मस्तक पर आया हुआ यह तिलक दोनों नेत्रों के बीच तक आया है, और यह शोभा कुछ अलग ही तरह की है, अर्थात सबसे न्यारी है। धामधनी की नासिका के अद्वितीय सौंदर्य को देखकर परमधाम की आत्माओं को अनंत आनंद की मिठास का अनुभव होता है। इस चौपाई के चौथे चरण ये है ना, पावत है सुख चैन शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका क्या अर्थ होता है? सुख या आनंद का आराम, अर्थात सुख या आनंद की मिठास का अनुभव। कहते हैं ना, चैन मिल गया, ठंड पै गई, अनुभव। आनंद की मिठास का अनुभव। भो भासत भली भांत सो, पापण पलकों पर। फिर से राज्य महाराज नैनों पे आ गए। ए नैन शोभा नूर जहूर, ए जाने मोमिन अंतर। श्री राज्य की बोहों और पलकों के किनारे ऊपर आई हुई बरोनिया की बहुत अधिक शोभा हो रही है। नेत्रों की यह शोभा श्री राज्य के नूर का ही फैलाव। अब और बात कह दी कि नूर का ही फैलाव प्रकट हुआ व्यक्त स्वरूप। इस रहस्य को मात्र ब्रह्म मुनि ही जानते हैं। अब भावार्थ पढ़ते हैं, फिर और डूबते हैं इसके अंदर, है ना। बरोनियों का जो फैलाव होता है ना, एक एक जो हमारी बरोनियां होती है ऊपर वाली, उसका फैलाव वो क्या व्यक्त करता है कि राज्य के नूर का फैलाव परम धाम में जो 25 पक्ष है, प्रकट हुआ व्यक्त स्वरूप। धामधनी के हृदय में जो प्रेम, सौंदर्य, आनंद, आह्लाद, कांति आदि नूर के सागर लहरा रहे हैं, वे ही नेत्रों के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसीलिए नेत्रों को श्री राज्य के नूर का व्यक्त स्वरूप कहा गया है। ये बात रह गई होगी ना नेत्र वाली, तभी राज्य में ये फिर से ये चौपाई नेत्रों पे आ गई, क्योंकि चल तो अब वर्णन अलग रहा था ना, नासिका का चल रहा है ना। सरोज दीदी आपका म्यूट है, आप खोल के बोलो। मैं ये कह रही हूँ वहां पर ना पुतलियों की शोभा ज्यादा बताई थी और पलकों की बताई थी,
ये हाँ, बरोनिया बरोनियों की, वो कारण right. बरोनियों का, वो बीच में राज्य कहते, फिर महामती जी की शोभा फिर नेत्रों में चली गई होगी। नीचे आने को जा ऊपर चली गई ना नजर। कितना अच्छा लगा ना बीच में, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसा कभी दिल में आया नहीं था जो, है ना। डीपी सिंह जी आप बोलो, वैसे तो सास सब अपना अपने पास एक ला बार के डीपी बैठे सिंह जी हैं। बोले। हाँ बोलो। मैं ये कह रही हूँ, अगर सुंदर सब राज्य पधरा के रखे ना अपने पास में, तो चौपाई के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने पास सब राज्य चौपाई राज्य पधरा के बैठा करें अपना श्रृंगार ग्रंथ खोल के, हाँ जी अच्छा डीपी लगेगा सिंह और जी। पता अच्छा। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सर जी। इसमें जो पलके हैं, बरोनिया, भौहें, पापड़, इसकी डिटेल में जो है, जहां तक मैं समझता हूँ, पापड़ तो ये जो पलकों के बाल हैं, इसको कहते हैं शायद पलके, इसके ऊपर का हिस्सा, और बरोनी भौहें और पलकों के बीच का ये उभार वाला हिस्सा, और ये भौहें क्या इसी तरह है जो मैं समझता हूँ? क्लियर करें इसको थोड़ा सा, मुझे इसमें कंफ्यूजन सा रहता है। हाँ जी सुनीता दीदी आप आ जाओ, जो वो कहना चाह रहे और क्लियर कर दो उनको। किरण दीदी करेंगे। कोई भी सुंदर साथ कर सकते हैं, किरण दीदी अभी होंगी नहीं मे बी, क्योंकि आज थोड़ा बिजी हैं। अच्छा, आपके ये दिल में आ रहा है तो आप करो, नहीं तो कोई और सुंदर साथ कर लेंगे। हाँ ये तो भौएं हो गई है ना, ये तो भौएं हो गई, और ये पलके हो गई जो ऊपर की, ऊपर वाले जो ये आंखों के दो है। एक ये मिनट पलके आपको हो गए। मैं पिन करती हूँ, एक सेकेंड। सुनीता दीदी कहाँ गए आप, मेरी सुनीता दीदी, रुको फिर मुझे भी दिखेगा। हाँ अब बोलो। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये तो पलके हो गई ना, ये भौएं हो गई, सॉरी, ये तो भौएं हो गई। और ये जो ऊपर की चीज है ना, ये ऊपर दो है ना, एक नीचे वाले, एक नीचे है आंखों के और एक ऊपर है, तो ये ऊपर वाली तो पलके हो गई। और ये बरोनिया तो ये नीचे वालों को ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो नीचे वाली होंगी, ठीक है ना। ये बरोनिया जो है ना, ये नीचे वाले जो बाल हमारे, मतलब जैसे ये है जहाँ पे हम मस्कारा लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं। मस्कारा तो ऊपर नीचे दोनों ही लगाते हैं ना, मस्कारा ऊपर लगाते हैं। ये बताने के लिए बता रही है ना, नीचे वाली। नहीं वो मतलब आर्टिफिशियल जैसे जिसका लगाते एक हैं एक ना। बाल अलग अलग हो जाए ना, जैसे अभी तो जैसे चिपकी हुई है, तो मस्कारा लगाने से एक एक बाल जैसे अलग अलग बहुत अच्छी सुंदरता और बढ़ जाती है मस्कारा लगाने से। तो वही है कि ये तो क्या कहते हैं, भौएं हो गई, और ये पलके हो गई, और ये बरोनिया हो गई। तो बीच वाला इसको तो बरोनी, मेरे ख्याल से इसको तो बरोनी नहीं बोलते हैं, जैसे डीपी सिंह जी कह रहे हैं। बाकी और सुंदर साथ भी बता। हाँ जी। हाँ, जो पलके हैं ना, पलके, भौहें तो एक ये लाइन है, भौहें और पलके यहाँ तक है जहां तक आंख खत्म होती है। इसके बीच में जो उभार वाला हिस्सा है, गोरा गोरबल, भौहें के और पलकों के बीच में, ये बरौनी, क्योंकि उन्हें आंख के और भौहें के बीच में बताई बरौनी। और पापड़ हुए ये बाल, पापड़ पापड़ जो है बाल हो गए, भौं के, और ये पलक होगी जो ऊपर, फलक जो है ना, फलक जो ऊपर नीचे होता है, ये फलक जो है ये पलके होगी। और बरौनी जो है उभार, भौं के और पलकों के बीच का हिस्सा जो है, मैं वो समझता हूँ। ठीक है, एक बारी हम इनको भी ले लेते हैं, श्रीनिवास जी को। प्रेम प्रणाम जी। आप भी पहले बोल लेना। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। जहाँ तक हम समझ रहे हैं, इसमें ये भौं तो भौं कहलाते हैं, उनका ये ऊपर दोनों तरफ जो है भौं हैं। और जो जिनको बरौनिया कहते हैं, ये स्वामी जी ने इसका अर्थ किया है पापड़ का। पापड़ को हिंदी में बरौनिया बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पलके हैं तो वो तो उसको पल बोलते, पल हमारी वाणी में कहा, पल का मतलब पलके, इसको पलक बोलते हैं, इसको पलक, और यानी पल पापड़, पलके और पापड़ माने बरौनी, और ऊपर भौएं, बस इसका इतना ही अर्थ है जहाँ तक हमारा मानना है। नहीं तो श्रीनिवास जी, बरौनियों का पार्ट कौन सा हुआ? जी सुनीता दीदी। हाँ जी नरेश जी, अब आप बोलो।
नरेश जी बोलते हैं, 1 मिनट। हाँ नरेश जी। जहाँ तक जो मुझे समझ आया, वो जैसे सुनीता दीदी ने बताया, भुएं तो ये ऊपर वाली हो गई, ये भुएं हो गई, और पलकें हो गई जो जैसे हम आंख को बंद करते हैं ना, जैसे तो ये ऊपर का ये सारी पलकें हो गई, मेरी पलकें ढप गई, मैं अपनी पलकें ढप लूं तो अपने राज्य को अंदर नैनों में समा लूं। बरोनिया बोला गया जो आगे छोटे छोटे बाल नहीं होते, बिल्कुल पलक- वही है। अब वही मेरा भी भाव यही है कि वो यही उन बोला बालों था। को बरोनिया तो ये बोला गया है, बाल है ना छोटे अलग से छोटे, ये पार्ट नहीं है। हाँ ये इसी पल को, मतलब ये जो पलकें, हम उन पलकों को भी तो आजकल मैंने देखा है कि स्त्रियां जब सजाया जाता है, इन पलकों को भी, पलकों मतलब पलकों के जो बरोनिया, जो छोटे छोटे बाल आगे आ रहे, पलकों में से बाल नहीं निकल रहे आगे आगे छोटे, वो बरोनिया बोला गया। जैसे अभी कहा है ना कि बरोनिया कितने अनंत सागर उनसे फैल रहे हैं, अनंत यही है छोटे छोटे बाल, जो नूर का सागर, तो ये बरोनिया है। बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है। हमारे बीच में सोनू भी आई थी। सोनू आप खोल लेते हैं, आपका अब दिख नहीं रहा रेज हैंड, मुझे रेज हैंड करो फिर पता लगेगा, है ना। अभी दिख नहीं रही मुझे सोनू। हाँ खोलो आप। और बरोनियों को ही पापड़ बोलते हैं, वो तो बात सही है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पलके पलके यही जो बता रहे थे ना नरेश भैया, श्रीनिवास अंकल, और ना बरोनिया मतलब आई लैशेस। आई लैशेस जो आईज के बाल होते हैं ना, पलकों के जो बाल है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, दोनों को आई लैशेस बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग दोनों बरोनियों में ही आता है। पापड़ उनको ही बोला गया है। मतलब उसका मीनिंग वही है। हाँ जी, तो आई लैशेस, तो उसका अर्थ लिखा ही आई लैशेस हुआ है, तो चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों आई लैशेस में ही आते हैं। बरोनिया उनको बोला है। हाँ जी, तो वो ये बीच वाला भाग नहीं, वो भौहों में ही आता है एक्चुअली में। जो आईज और भौहों के बीच वाला बाल, ये वाला भाग जो आप बोल रहे हो ना डीपी सिंह जी, उसको ना एक्चुअली बोन बोलते हैं। उसको एक स्पेशल आई बोन होती है, उसको बोन के नाम से जानते हैं, या इस हड्डी के नाम से। तो वो बरोनिया अलग होती हैं, वो हड्डी अलग होती है। अब वही कंफ्यूजन था मेरे को बरोनियो वाला, इसलिए मैंने पूछा क्वेश्चन ये बरोनियो वाला। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब मैं सबको म्यूट करती हूँ, एक एक करके जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है वो रेज हैंड करेंगे, और एक एक क्वेश्चन, है ना। टाइम हो रहा है हमारा, तो नरेश जी आप सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लो, और सुंदर साथ जी फटाफट सब रेज हैंड करेंगे। प्रणाम जी, मैं तो चुपैयों में डूब गया, अर्थों में मैंने नहीं बनाया कोई क्वेश्चन। कोई बात नहीं, और सुंदर साथ रेज हैंड करें तो वो बनाते हैं। मैं आपका नीचे कर देती हूँ लोअर। हाँ जी डीपी सिंह जी आप लो क्वेश्चन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो सबसे पहली चौपाई थी वो बहुत ही अच्छी चौपाई थी, बहुत विस्तृत वर्णन हुआ है उसका, जिसमें 4 चीजें आई थी कि बाण जो भौएं रूपी जो धनुष है वो टेढ़ा है, उसके ऊपर जो प्रत्यंचा है वो भी टेढ़ी है, बाण भी टेढ़ा है, और जो आत्मा को लगा है जिसको अंदर वो भी टेढ़ी है। तो उसका भाव जो है, दोबारा से भाव जो है सबको बहुत अच्छी तरह आप से एक एक ले लो पॉइंट तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट पहले कि बाण टेढ़े होने का क्या मतलब है। सुंदर साथ जी बाण टेढ़ा, सीमा एक बार आपका रेज नीचे कर रही हूं मैं, उसके बाद आप लेना क्वेश्चन। बाण टेढ़े होने का क्या मतलब है। हाँ जी मम्मी बोलो आंसर इसका। टेढ़ा बाण का ये मतलब है कि प्रेम से वो प्रेम को उसमें बन जाता है कि उसको संसार कुछ नहीं दिखता और शरीर भी नहीं दिखता। वो उस टेढ़े बाण में ही अंदर ऐसा बाण चुभता है कि वो संसार और क्या शरीर कुछ भी नहीं उसको दिखाई देता। वो राज्य के प्रति प्रेम भाव इश्क प्रेम में ही डूबा रहता है। टेढ़े बाण का मतलब मैं तो ये समझती हूँ। हाँ जी दीपी सिंह जी ठीक है। इसमें नहीं इसमें जो है ना, अभी रुको और मैं आंसर ले लूं ज्योति दीदी से, हाँ जी, क्योंकि सारा कुछ यही है। हाँ जी ज्योति दीदी बाण टेढ़े का क्या मतलब है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।
राज्य का बाण टेढ़े मतलब जब बहुत गहरी प्यार से देखते हैं रूहों को सौंदर्य से, तो वो रूह को जब टेढ़े बाण देखते हैं और जो यहाँ का दोनों तरफ का भौहें हैं तो टेढ़ा करके देखते हैं, मतलब बहुत प्यार भरी दृष्टि से गहराई ली और इतने मतलब सुंदरता से देखते हैं। और जो नीचे का जो वो बाद धागा में। डीपी सिंह जी ठीक है ये आंसर? हाँ, उसमें ये दिया था कि राजी के जो दिल की इच्छा होती है हाँ, प्रेम भरने ये की, मेन तो बात वो है, बाण है, वो मेन है ये तिरछा बाण। बात है। बाण टेढ़ा। हम्म। दिल में जो गहराई है वो नेक्स्ट वाली बहुत बात अच्छा। पूछो। हाँ, ये तो हो गया बाण। धनुष जो आकृति है वो टेढ़ी करके जो वहां चलाते हैं और प्रत्यंचा टेढ़ी करते हैं, उसका क्या मतलब है? प्रत्यंचा टेढ़ी करके चलाने का क्या भाव है? हाँ जी नरेश जी, आप बोल दो आंसर। प्रणाम जी। ना पहला क्वेश्चन क्या दोबारा से आप रिपीट करना सिंह साहब? पहला क्वेश्चन था बाण टेढ़ा होना। ठीक तो है। उसमें हाँ, हाँ, उसमें उसमें बताया था ये कि है धनी के, कि हाँ उसमें जो मुझे समझ आता है, जो डिटेल में अर्थ में भी था, कि टेढ़े होने का मतलब जैसे अगर तो बांध यहाँ की, अगर हम यहाँ से इस एग्जाम्पल से समझे ना, अगर कोई बांध सीधा है तो वो तो छाती को मार के निकल गया। उसमें क्या है कि राजी का प्रेम का बाण एक बारी मान लो लगा और निकल गया, आपको पूरा माया से जब लगा तब तो आप माया से हट गए और पूरा राज्य में डूब गए। और हो सकता है आप लग गया और फिर माया ने अपना अटैक किया और फिर आप। टेढ़े बाण का मतलब ये है कि बाण जब टेढ़ा होता है ना, अंदर छाती में लगा रहता है, हर वक्त एक मीठा सा दर्द राज्य के प्रति एहसास रहेगा, वो दर्द जाएगा ही नहीं, आप हर वक्त ही राज्य के अंदर रहोगे। तो इसलिए राज्य टेढ़ा बाण ही टेढ़ा खींच के चलाते हैं। और टेढ़ा खींच के ये है कि जो जैसे अर्थ में उन्होंने बताया भी था कि जैसे पूरा ही एक होता है सीधा बाण, एक होता है पूरा ऐसे, मतलब अपनी आंखों की पलकों को भी नीचे का जो उनकी, जैसे जो एक शब्द आया था जो मतलब प्रत्यंचा। धागा, हाँ, तो वो भी टेढ़ा कर लेते हैं और बाण भी टेढ़ा। और बाण को अगर आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम पुराने रामलीला देखते थे, जब टेढ़ा करके बाण चलाते हैं तो अपने नैनों से वो पूरा ही बाण, क्योंकि बाण को कैसे बताया कि अपनी आंखों को ऐसे पूरा जैसे बाण की एक शेप बना, और पीछे नेत्रों के वर्णन में शायद ये थे आंख दबाते भी हैं, और ये जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल में बहुत प्यार होता है, एक चंचलता आती है प्रेम में, तो आंख दबाते भी हैं। तो वो सारी चीजें, तो जब ये बाण को टेढ़ा किया तो वो टेढ़ा बाण जब खींच के चलाया तो वो जाके टेढ़ा ही दबता है, और वो जिंदगी भर अंदर रहता है, जो मीठा दर्द सा देता रहता है, और एक रूह राज्य की तरफ लगी रहती है, वो हटता नहीं है। तो इसलिए धनी टेढ़ा बाण चलाते हैं ताकि रूह के अंदर वो हमेशा धंसा रहे, वो हर वक्त अपने प्रीतम की याद में बसी रहे, हर वक्त मूल मिलावे में उसका ध्यान लगा रहे। हाँ जी डीपी सिंह जी। हाँ जी, एक आत्मा का था कि वो टेढ़ी जो है, आत्मा आत्मा भी टेढ़ी हो टेढ़ी जाती है। हो गई, अब टेढ़ी वो हाँ जी। कैसे हुई वो भी सुंदर साथ बता दें कि हम रूहें टेढ़े कैसे हो जाती हैं। सब जने रेज हैंड करो, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ और ज्यादा हमने पढ़ी नहीं है, 5-6 चुपई पढ़ी है मुश्किल से। जी दीदी, इसमें आत्मा का टेढ़ा होना बताया है कि जब रूह के दिल में राज्य का प्रेम रूपी बाण धस जाता है तो वो सांसारिक कर्मकांड से हट जाती है और वो राज्य के प्रेम में ही हर वक्त मगन हो जाती है, तो उसे तिरछा होना कहा गया है आत्मा का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रोती देव सबके नीचे कर दो लोअर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, और कोई और पूछे? किसने? ये मैं ही पूछूं? नहीं, बस एक एक आपने बोल दिया। और सुंदर साथ और क्वेश्चन, सीमा आप क्वेश्चन ले लो एक। प्रणाम जी। इसके अलावा लेना है ना? ज्यादातर क्वेश्चन, हाँ, हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन तो उन्होंने पूछ लिए, फिर भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो 2-3 एक अगर आप पूछो चाहें तो आप। सारे ले। हाँ, एक एक ही पूछो। पूछना है, ठीक है, हाँ, एक ही पूछना है। सब एक एक बाण पूछ शरीर लो। से बाहर क्यों हो जाता है, ऐसा धनी इस चौपाई में कहा, क्या बताया है इसमें? बाण शरीर से बाहर हो जाने से क्या भाव है? बाण शरीर से बाहर होने का क्या भाव है? हाँ जी। हाँ जी, सुनो आ जाओ आप।
जो चौपाई जी 39 की बात कर रहे थे हम, उसकी बात। हाँ जी, उसमें बताया था कि उसकी गति इतनी तेज होती है कि वो शरीर को चीर कर बाहर निकल जाता है। प्रणाम जी। और टेढ़े टेढ़े होने पे फिर अलग बताया था, सीधे होने का अर्थ ये बताया था कि चीर के बाहर निकल जाएगा। और भी बता दो, चीरने का क्या मतलब है? चीर के निकल गया, वो क्या भाव हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता है। चीर के निकल जाना, वैसे मैंने ये चौपाई पूरे से सुनी नहीं, पर ऐसा लगता है कि आत्मा के हृदय को चीर के जब शोभा वो निकल जाती है ना, तो आत्मा कभी उससे बाहर नहीं निकल पाती। आशी दीदी, सहयोगिता आप सोनू की निभा दो। प्रणाम जी। नहीं, जो मुझे थोड़ा सा याद है, चीर के बाहर निकल गया, मुझे सब कुछ उड़ गया, माया रही नहीं, निकल गया, उड़ गया सब, उड़ माया गया, का सब माया का सब कुछ उड़ गया, हर तरह के विकार उड़ गए माया के। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। ना बाद में मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था आपके बाद, अगर सुंदर साथ आंसर देना चाहे ना, कि प्रत्यंचा किसको कहा गया है? प्रत्यंचा जो है वो, क्योंकि अभी अभी पलकों की बात हुई थी ना, तो ऊपर वाले आई लैशेस से रिलेटेड है या नीचे वाले आई लैशेस वाले पार्ट से? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रत्यंचा कौन बताएगा? हाँ, मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोल दो जिनका खुला है बोल दो। प्रत्यंचा जो अभी बोला ना सोनू ने, आई लैशेस के जहाँ आई लैशेस जुड़ी होती है वहां पलक का एंड और आई लैशेस का बिगनिंग, यानी के पलकों का किनारे वाला भाग प्रत्यंचा, उसी को डोरी बोला था ना, एक पिछली चौपाई में हमने कल पढ़ा था, उसी को डोरी, प्रत्यंचा डोरी को ही तो कहते हैं। तो मुझे तो ये ध्यान में है, बाकी आप ये करो। हाँ जी आशी दीदी, आई लैशेस दो जगह पे है ना, ऊपर भी और ऊपर नीचे? ऊपर वाली जा रहा, नहीं, नीचे वाली, नीचे वाली। प्रत्यंचा नीचे होता है, जब जो हम धनुष होता है ना, धनुष के नीचे धागा होता है ना, तो उसी को तो नीचे वाले खींचते को हैं, कहा, उसी को तो खींच के मारेंगे ना। धनुष तो ये बन गया यहाँ, धनुष तो ये बन गया सोनू, ठीक है ना? प्रत्यंचा हाँ जी, नीचे बिल्कुल। वाले को। अच्छा, नीचे वाली आएगी। हाँ हाँ जी, मतलब भौहें जो है वो धनुष बनाती हैं, है ना, ऊपर, और नीचे वाली जो आई लैशेस का पार्ट है, जो पलकों का, एक्चुअली में पलके आई लैशेस मिला के जो नीचे वाला भाग है, वो बनाती है प्रत्यंचा। तो सोनू, अब ये वाला भी आगे क्लियर कर दो कि वो नहीं, प्रत्यंचा खींच के मारने का क्या भाव था? नहीं मीनू एक मिनट, सोनू मैंने भी यही कहा था ना, जहाँ आई लैशेस शुरू होती हैं और पलक एंड होता है, यानी कि पलक और आई लैशेस के बीच वाला हिस्सा, बीच वाला भी नहीं, वो एग्जैक्टली वो। हाँ जी, पलक मतलब का कि किनारा। पलके तो आशी दीदी ऊपर भी है ना, पलके ऊपर वाले भाग में भी है ना, ये जो ऊपर हाँ, हम जो पलके झपकते हैं ना, तो एक ऊपर पलके हैं, एक नीचे है ना, तो नीचे वाली जो पलके होती है ना, वो प्रत्यंचा बनाती है। अच्छा चलो ठीक है, तो ठीक है, नहीं मैं इसका ऊपर वाले वो में भी जा रही बताओ। थी, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। तो आशी दीदी, इसका हाँ वो जी। भी बताओ कि प्रत्यंचा खींच के मारने का क्या भाव है? और जितनी ज्यादा खींची जाएगी उतना ज्यादा अंदर धसेगा, आनंद सीधी सी आएगा। बात है। हाँ, आनंद फिर गहरा होता जाएगा ना, देर तक रहेगा। उन्होंने जितना कहा देर था तक रहेगा। कि माया से जब राज्य के दिल में इच्छा आ जाती है कि मैं ये सुख दूं, तो उसको तो कहते हैं कि बाणों का टेढ़ा होना, है ना, और जब उनके हृदय में ये इच्छा आती है कि अब सौंदर्य और शोभा इसके दिल में पूरी बसा दूं, तो वो होता है प्रत्यंचा को टेढ़ा करना। और उसके बाद जब आत्मा टेढ़ी होती है तो फिर तो आनंद, संसार, ये वाली बात है। आत्मा टेढ़ी में मीनू ने बहुत अच्छा उदाहरण बोला था, मीनू आपने बोला था, वो घर वाले पूछते हैं कि बच्चों का ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मतलब टेढ़े पागले हो जाते हैं ना, सब तो यही कहते हैं, टेढ़ा हो गया इसका दिमाग, संसार के कर्म कांडों से छूट गई। जब बोला था ना अभी किसी सुंदर साहब ने, तो टेढ़े होने का यही मतलब है ना, संसार के कर्म कांडों से छूट गई, मीन्स प्रैक्टिकली छूट गई। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी, थैंक यू सीमा दीदी, समय दिया आपने बीच में। अरे नहीं, ऐसे नहीं, सब मिलके सौर कर रहे हैं, आनंद आता है। और सुंदर साथ जी, क्वेश्चन एक अभी ले सकते हैं, 5:10 तक हम चलाते हैं क्वेश्चन आंसर, तो इसके अलावा क्वेश्चन, एक मिनट स्वर्णा दीदी आप लो।
आपने क्वेश्चन बनाया, आप लो। राम जी सुंदर सा जी, राजी की नासिका की शोभा और किस चीज से की गई है? तो किस चीज से की गई? राजी की नासिका की शोभा की तुलना और किस चीज की गई है? राजी की नासिका की शोभा, क्या बोला आपने? थोड़ी कट गई आवाज। राज्य की नासिका की शोभा की तुलना तुलना। और किस चीज से की गई है? हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी, नासिका की तुलना सिंगाड़े से की गई है। नहीं नहीं, मतलब नासिका के समान और क्या चीज बताई है? नासिका आज की चौपाइयों में, आज की चौपाइयों में आज है। की चौपाई में ही है, बिल्कुल उसी के साथ था, उसी के लिए में ही। अभी रुक राज्य जाओ, की अभी नासिका आंसर मत बताना, सब सुंदर साथ और सोचो। स्वर्णा दीदी क्या कहना चाह रही हैं, उस तक हम पहुंच जाएं। विजय दीदी। दीदी जहाँ तक मेरे को समझ, उज्ज्वलता की लालिमा से तुलना की गई है। अनु दीदी। नहीं, जो जितना आपने सुंदर तिलक है उतनी सुंदर नासिका है, ऐसा है वर्णन। यही आ है गया, ना? अब आ गया। प्रणाम जी। वैसे तो नासिका की शोभा तीर के साथ भी की गई थी कल। अच्छा ठीक है। आज हाँ जी, नेक्स्ट मैं ये लोअर कर रही हूँ क्वेश्चन। और किसने बनाया था नाम? वीना दीदी, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन, आपने इसके अलावा बनाया? वीना दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नासिका की शोभा को कौन जानता है? आ जाओ सुंदर साथ जी, इसमें तो सारे रेज हैंड खड़े होने चाहिए। कौन जानता है? नासिका की शोभा तो वीना दीदी जानती होंगी। रुक जाओ सबसे प्रोटा दी, जानते हैं। ढेर सारे रेज हैंड करो तब हो जाएगा। कौन जानता है? अच्छा हाँ, राज दीदी आप बोल लो। एक मिनट राज दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। राज दीदी हेडफोन उतार लो, या फिर आवाज नहीं आ रही। फिर भी आ रही नहीं, क्या दिक्कत है? कोई तो प्रॉब्लम है। अच्छा चलो, मधु भाभी ही जानती होंगी नासिका की शोभा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी जानते हैं, हर वो रूह जानती है जो आत्म दृष्टि से चितवन में बैठेगी, राज्य का श्रृंगार शोभा को निहारेगी, वो हर रूह उनकी नासिका की शोभा को जानेगी। ठीक है नासिका वीना की दीदी। शोभा यहाँ बैठे हैं सारे ही जानते हैं। बिल्कुल वीना दीदी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अभी जो और लेते चितवन हैं। में जिसको दर्शन होंगे वही नासिका की शोभा को जानेगी ना। तो इसका हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें चितवन करना ही है ना? और क्वेश्चन सुंदर साथ जी, और किसको बोला था? ले लो एक क्वेश्चन सुंदर साथ जी, इसके अलावा कोई है तो? सुनीता दीदी आप ले लो। जय श्री बहन, आपका क्वेश्चन बना हुआ है तो ले लो, फिर सुनीता दीदी ले लेंगे। तिरछे नेत्र से देखना वो क्या है? तिरछे नेत्र से देखना वो क्या है? सुंदर साथ जी, राज जी हमें देख रहे हैं तिरछे नेत्रों से, वो क्या है? स्वर्णा दीदी आप दो जवाब। कि क्या समझ लेनी? प्रणाम जी सुंदर सारी, राज्य का क्षेत्र से जितना प्रेम रूपी बाण चलना, उनके हृदय में बेंध जाना और उनके प्रेम रूपी बाणों में, मतलब उनके नेत्रों में खो जाना और उनकी चितवन में डूब जाना, यही अभी वो याद मिलता प्रॉपर है उनके आंसर तिरछे। दीपी सिंह जी बोलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। क्वेश्चन क्या था एक बार वो बता दें। तिरछे नेत्र से देखना। तिरछे नेत्रों से देखने प्रेम। का भाव। प्रेम में डुबोना। राज्य हमारी उनकी तिरछी नेत्र करते हो तो वो सखियों के दिल में चुभ जाती है, उनकी नजर प्रेम में डूब जाती। प्रेम में डूब जाती है। सुनीता दीदी एक क्वेश्चन ले लो, मैं सबको लोअर हैंड करती हूँ, लास्ट लोअर। नासिका को सुंदर साथ जी, नासिका को निर्मल क्यों बोला गया? निर्मल से क्या तात्पर्य? स्वच्छ, निर्मल।
निर्मल क्यों कहा है? वर्षा बोलो आप। प्रणाम जी। दीदी, निर्मल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मलिनता से रहित है और यहाँ जो है नासिका विकारों से युक्त होती है, इसलिए राज्य की नासिका को निर्मल कहा गया है। सुनीता दीदी और क्लियर करो, कैसे विकार यहाँ होते हैं नासिका में, है ना, दुनिया का उदाहरण देके। नासिका में तो यहाँ यहाँ जो इसका बातूनी भेद है राज्य की नासिका का, वहां तो मलिनता का तो सवाल ही नहीं है ना, कोई भी मलिनता होने का सवाल ही नहीं, हर चीज नूरमयी है, चेतन है, सुगंधित है। तो यहाँ के अगर भाव से हम लेके चलेंगे कि हमारे जो अंदर जितने विकार हैं, जैसे अभी भी नासिका में बोला जैसे 2 छिद्र होते हैं, एक से हम श्वास लेते हैं और एक से हम सांस छोड़ते हैं। तो अगर हम श्वास ले रहे हैं तो हम ये भाव लेकर चले कि हमारे अंदर जितने भी राज्य के गुण है वो मेरे अंदर जा रहे हैं, कि जितने यहाँ जैसे भी हम श्वास ले रहे, हर रूह ये सोचे कि वो श्वास ले रही है एक छिद्र से, तो जितने भी राज्य कौन है? प्रेम का स्वरूप है। राज्य कौन है? आनंद का स्रोत है। राज्य कौन है? वहदत का स्वरूप है। राज्य कौन है? चेतन का स्वरूप है। महक, तो जितने भी उनके गुण है, अनंत गुण है, वो मेरे अंदर भी जा रहे हैं। यहाँ भी रूह जब चितवन में बैठेगी तो यही सोचेगी कि जब नासिका से वो श्वास अंदर ले रही है तो धनी के गुण मेरे अंदर जा रहे हैं, और जब श्वास छोड़ रही है तो मेरे अंदर के जो सारे विकार हैं वो बाहर निकल रहे हैं। धनी के गुण प्रवेश होते जा रहे हैं जैसे जैसे मेरे अंदर के विकार बाहर निकलते जा रहे हैं। तो ये ही स्वच्छ होना और मलिनता, कि मलिनता नष्ट होती जा रही है और जो मेरी नासिका वो स्वच्छ होती जा रही है। धनी के गुण आते जा रहे हैं तो स्वच्छ होती जा रही है, और क्या कहते हैं, मलिनता बाहर निकलती जा रही है। ये बिल्कुल एकदम अच्छे से। अब मैं चुपई दोहराने की ओर आगे बढ़ते हैं हम सुंदर साथ जी, टाइम हो रहा है। ज्योति दीदी आपने रेजन किए, चुपई आप ही दोहरा लो, यही वाली चुपई दोहरानी है ना। 1 सेकेंड, यही चुपई है ना ज्योति दीदी? आपका नेट सही नहीं है, आवाज आ रही है। 1 मिनट ज्योति दीदी, आवाज बहुत अलग आ रही है। हाँ, यही वाली चुपई दोहरानी है। सुनीता दीदी आप ही दोहरा लो, उनकी आवाज क्लियर नहीं है। सुनीता दीदी चुपई दोहराओ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप वो उनको बोल रहे थे? हाँ, वो ना उनकी आवाज नहीं क्लियर आ रही थी, वो आवाज कई बार ही नहीं आती उनकी आवाज। हाँ जी। भो भासत भली भांत सो, पापण पलकों पर, नैन शोभा नूर जहूर, ए जाने मोमिन अंतर, ए जाने मोमिन अंतर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।